अस्सलाम वालेकुम। 1757 में जंग पलासी के बाद अंग्रेज मुकम्मल तौर पर बंगाल पर काबिज हो गए थे। 1757 से 1857 तक यह 100 साल का अरसा हिंदुस्तान की तारीख में तारीख तरीन दौर कहलाता है। इस दौर में जितने इंसान अंग्रेजों के हाथों हलाक हुए, उससे पहले 5000 साल की तारीख में इतने इंसान हलाक नहीं हुए थे। यह बात जहन में रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पहली मल्टीनेशनल थी और उनके मकासद वही थे जो आज के दौर की लालची मल्टीनेशनल्स के हो सकते हैं। कोई स्क्रूपल्स नहीं, कोई इखलाकियात नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं। उनका मकसद कम से कम अरसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और पूरे हिंदुस्तान को नोचना और खसोटना था। सबसे बड़ा नुकसान जो मुसलमानों को बैटल ऑफ पलासी के बाद हुआ वो ये कि तमाम मुसलमान अशराफिया यानी मुसलमान आला तबका और मिडिल क्लास कि जो बुनियादी तौर पर तालीम याफ्ता, मुहज्जब तरीन और मुसलमानों की फिक्री और सियासी क़यादत देने वाले थे, अंग्रेजों ने चुन चुन कर उनको कत्ल कर दिया और तबाह बर्बाद कर दिया। सिराजुद्दौला से उनकी हिंदू अवाम भी शदीद मोहब्बत किया करती थी। सिराजुद्दौला की लाश के टुकड़े करके जब उन्हीं के शहर में फिराए गए तो पूरा शहर मातम करता हुआ बाहर निकल आया। तमाम मुसलमान उलमा, दानिशवरों, फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिस्ट, उनको चुन चुन कर खत्म कर दिया गया। इस कदर तबाही मचाई गई कि चंद सालों के अंदर बंगाल जो पूरे इंडिया को राशन सप्लाई किया करता था, गल्ले की फरावानी हुआ करती थी, इतना खौफनाक कहत पड़ता है कि बंगाल की आधी आबादी तकरीबन 3 करोड़ अफराद फाके और भूख से चंद सालों के अंदर हलाक होना शुरू हो जाते हैं। हालत यह होती है कि इंसान लाशें खा रहे होते हैं। हालत यह होती है कि इंसानों को दफन करने के लिए कोई इंसान बाकी नहीं रहता। अंग्रेज पॉलिसी यह अडॉप्ट करते हैं कि मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी जाती है कि गल्ला नहीं उगाया जाएगा, उसकी जगह कैश क्रॉप्स पे जोर दिया जाता है। कैश क्रॉप्स भी कौन सी? एक इंडिगो जो रंग होता है, जो कि बड़ी मांग थी यूरोप में उसकी, और दूसरा भंग, अफ्यून। जो अफ्यून यहां पैदा करके ये चाइना भेज रहे थे कि चाइना के खिलाफ ड्रग वॉर्स या ओपियम वॉर्स का इन्होंने आगाज करना था। दूसरा, इनके लुटेरों ने शरायत ही आयद कर दी कि मकामी आबादी जो गल्ला पैदा करेगी बहुत थोड़ी मिकदार में अपने पास स्टोर कर सकती है, बाकी तमाम की तमाम लेके इसको मार्केट में आना है, और मार्केट में भी ये फ्री मार्केट में बेच नहीं सकती, सिर्फ कंपनी के एजेंट्स उस खुराक को और गल्ले को खरीदेंगे। नतीजा यह होता था कि कंपनी के गोदाम भरना शुरू हो जाते थे, फिर कंपनी वही गल्ला भारी कीमत पे दोबारा बेचती थी बंगाल के मुसलमानों को, और इसके नतीजे में जब बंगाल के अपने लोगों के पास गल्ला का जखीरा नहीं था, मजीद कोई इनके पास टेक्नोलॉजी, इनकी सारी सनत और हुर्फत को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। बंगाल में सिल्क इतना बारीक, इतना नफीस पैदा होता था तो कहा जाता था कि कपड़े का एक थान एक अंगूठी में से निकल कर चला जाता था। बंगाल सिल्क जो पूरी दुनिया में मशहूर था, उस कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए ताकि आइंदा वो टेक्नोलॉजी, वो सनत खत्म हो जाए और मगरिब से लाया हुआ कपड़ा यहां बेचा जा सके। इस सूरत हाल में फिर वही हुआ जो होना था। चंद सालों के अंदर जो कहत पड़ता है उसमें पूरा बंगाल साफ होकर रह जाता है। यह इंसानियत की तारीख में बदतरीन मैन मेड डिजास्टर था। इंसान की नस्ल कशी के लिए फूड सप्लाई कंट्रोल करने का यह आइडिया इससे पहले इंसानियत की तारीख में किसी को नहीं आया था। और 1757 की जंग पलासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंसानियत की फूड सप्लाई कंट्रोल करके इंसान को हलाक करने का जो प्लान बनाया था, 1974 में हेनरी किसिंजर ने यही प्लान आज की दुनिया के लिए बनाया हुआ है कि इंसानों की नस्ल कशी के लिए खुराक कंट्रोल की जाए और उसके नतीजे में इंसानों की आबादी कम की जाए। अंग्रेजों का मकसद लूट खसूट भी था और तमाम हिंदुस्तान की अशराफिया और आला तरीन पढ़े लिखे तबके को हलाक और खत्म करना भी, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि हिंदुस्तान पर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत कर सकती है। लिहाजा जो वक्त उनके पास था उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैक्सिमम लूटमार और जितना ज्यादा ये ग्रैब कर सकते थे, उसके लिए उन्होंने ये जबरदस्त स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, यानी तबाह बर्बाद करके हर चीज को जितना लूट सकते हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि चंद दिनों के बाद मुगल और दूसरे मुसलमान प्रॉफिटिंग की जाए। अंग्रेजों के 200 साल दौरे हुकूमत में जितनी मुकम्मल इकोनॉमिक तबाही इंडिया की हुई है, उस दौर में 1757 तक पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का हिस्सा 25% था। यानी पूरी दुनिया में जो तिजारत होती थी उसमें 25% तिजारत इंडिया से निकल कर जाती थी। और जब अंग्रेज 1947 में इंडिया को छोड़कर गए हैं
तो पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का किरदार 1% भी नहीं था, 1% भी नहीं रह गया था। उसके बाद जो लोग बात करते हैं कि इंडिया में अंग्रेजों के आने की वजह से इंडिया की बहुत तरक्की हुई, उनके मुंह पे भी यह तमाचा है, और वो पूरी मगरबी फिलॉसफी, पूरी अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन को समझा देता है यह बात कि अंग्रेजों का मकसद हिंदुस्तान में आके क्या करना था। इसका आगाज और पहला ड्रामेटिक, प्रैक्टिकल, खूनरेज एक्सपेरिमेंट इन्होंने जंगे पलासी के बाद अगले 20 साल के अंदर बंगाल में किया। बंगाल की मुकम्मल तबाही के बाद जब 1799 में मैसूर और सेरिंगापटम भी अंग्रेजों के हाथ लगा, तो उन्होंने वहां भी एग्जैक्टली वही किया जो ये बंगाल में कर चुके थे। तमाम मुसलमान अशराफिया को जलील किया, तबाह बर्बाद किया, उनकी नस्ल खत्म कर दी, और जाहिल, अनपढ़ और गद्दार वहां मुसल्लत किए गए। और तमाम टेक्नोलॉजी जो टीपू सुल्तान पूरी दुनिया से लेकर आए थे, उस तमाम टेक्नोलॉजी को यूरोपियंस ने अपने कब्जे में करके ये मगरब की तरफ ले गए। लेकिन टीपू सुल्तान के बाद इनको रोकने वाला कोई नहीं था। मुगल एम्पायर इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि बादशाह का सिर्फ इख्तियार अपने महल तक बाकी रह गया था, किले तक बाकी रह गया था। गो के मुसलमान या मुगल गवर्नर्स मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंटेड थे, मगर इंडिया में बहुत बड़ी तादाद राजों, महाराजों, नवाबों की थी, जिनकी अतात थी मुगलों की तरफ, लेकिन उसके बावजूद मजबूर थे, ताकत नहीं रखते थे कि अंग्रेजों के इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सकें। एक एक करके तमाम राजे, महाराजे, नवाब, उनकी तमाम रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जाती रहीं, और जहां पर भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले गए, उन्होंने वही सलूक किया जो वो बंगाल में कर चुके थे या मैसूर में इन्होंने किया था। नतीजा यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त तबाही, बर्बादी, कहत, फाका और इकोनॉमिक डिजास्टर 1757 से 1857 के दरमियान इस तरह मुसल्लत हुआ कि कम से कम 6 करोड़ अफराद इस 100 साल के अंदर मैन मेड डिजास्टर से हलाक हुए।